तो बेटा बात कर रहे थे हम लोग मास की और वेट की, ठीक है। तो वेट क्या होता है? वेट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो जिस फोर्स से अर्थ किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचता है, दैट इज कॉल्ड इट्स वेट। उसको क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। लेकिन अगर मास की बात करेंगे कि मास क्या होता है, तो मास एक ऐसी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। मास क्या होता है? मास एक स्केलर क्वांटिटी है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जितना बॉडी के अंदर कोई भी मैटर प्रेजेंट है, ठीक है। कोई बॉडी है और उसके अंदर जो भी मैटर प्रेजेंट है, ठीक है, उसी को उसका मास बोलते हैं। मैटर में क्या हो सकता है? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकती है, गैसेस हो सकती हैं। तो मास की जब आप डेफिनेशन देखेंगे तो मास का मतलब क्या होता है? द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मास बोलेंगे। वेट की बात करी जाएगी तो वेट क्या होता है? वेट इज द फोर्स, जिस फोर्स से अर्थ, याद रखिएगा, अर्थ जिस फोर्स से हम लोग को या किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, दैट इज कॉल्ड इट्स वेट। तो वेट क्या है? वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। हम लोग ने अभी देखा भी था कि वेट का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था? वो होता था mg, ठीक है। वेट का फॉर्मूला क्या होता था? m इंटू जी होता था। वेयर g इज व्हाट? g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g क्या होती थी? g वॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती थी। अच्छा, g की वैल्यू हम लोग ने सरफेस पे देखी थी, सरफेस ऑफ अर्थ पे g की वैल्यू क्या थी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी, ठीक है। यहां पे देखिए एक टर्म आ रहा है जिसको कहते हैं मास। अब मास होता क्या है? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, ठीक है। बॉडी में कितना मैटर प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास, ठीक है। तो मास का मतलब क्या है? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। मास की जब आप एसआई यूनिट देखेंगे तो आप लोग पिछले उससे पढ़ते आ रहे हैं, पिछले चैप्टर से। तो मास की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है। दिस इज एसआई यूनिट ऑफ मास। मास अगर पूछा जाए कैसी क्वांटिटी है तो हम मास आप कहेंगे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इस मास के पास फिक्स्ड मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। या ये कह सकते हैं मास को डिफाइन करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड की जरूरत है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है। इसलिए मास को किसमें कंसीडर किया जाता है? इट इज कंसीडर्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी। वेट की बात करी जाए तो वेट का फॉर्मूला हो गया मास इंटू ग्रेविटी। वेट था क्या? वेट एक फोर्स है। वेट क्या है? वेट इज अ फोर्स। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है? जो फोर्स की यूनिट है वही वेट की यूनिट है, और वो क्या है? वो है न्यूटन, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट, तो आप क्या कहेंगे? इट इज इक्वल टू न्यूटन, ठीक है। अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखें mg है तो मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब ये भी एक एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो यूनिट क्या बन जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी द यूनिट ऑफ वेट, ठीक है। अब वेट क्या है? वेट हमने कहा एक फोर्स है, और देखिए फोर्स के पास एक डायरेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड की तो जरूरत है और उसके साथ ही साथ डायरेक्शन की भी उतनी जरूरत है। अगर डायरेक्शन नहीं है तो फोर्स को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पे फिलहाल मैं वेट का जो भी डेफिनेशन है वो लिख देता हूं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेट? तो डेफिनेशन ऑफ वेट क्या है? वेट इज द फोर्स, ठीक है। वेट क्या है? फोर्स विद विच या बाय विच, ठीक है, फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी, अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, ठीक है, टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अब यहां पे अर्थ की बात क्यों करी गई है? अर्थ की बात इसलिए करी गई है क्योंकि हम लोग अर्थ के कंसीडरेशन में पूरा चैप्टर मेनली पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेट क्या है? वेट अगर अर्थ पे पूछा जाए तो अर्थ पे किसी भी चीज का, किसी भी बॉडी का वेट क्या होता है? तो अगर बॉडी का मास m है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है अर्थ के सरफेस पे क्या होती है? g होती है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? m इंटू जी बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा वेट और मास डिफरेंस हो जाएगा। तो वेट में और डिफरेंस आप देखेंगे तो वेट जो है वो प्लेस टू प्लेस वेरी कर सकता है। मतलब अगर मान लीजिए अर्थ की बात करें तो अर्थ पे भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो अर्थ पे वेरी करती है। अभी हम बताएंगे कैसे वेरी करती है। और अर्थ पे क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करेगी, जिसकी वजह से वेट भी अर्थ पे, चाहे वो पोल हो चाहे वो इक्वेटर हो, तो पोल पे वेट अलग होगा और इक्वेटर पे वेट अलग होगा। क्यों? क्योंकि पोल और इक्वेटर पे जो जी की वैल्यू है वो सेम नहीं रहती, वो डिफरेंट है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ। ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चेंज हाउ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस विद वेरियस
वेरियस ये कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, कैसे चेंज होती है अभी हम बताएंगे। हाइट के साथ कैसे चेंज होती है, डेप्थ के साथ कैसे चेंज होती है, ठीक है, और शेप ऑफ अर्थ के साथ कैसे चेंज होती है, तो इन सब बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन मास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है विच नेवर चेंजेस, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो मास आपको याद रखना है कि मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, वेयर एज वेट इज सच अ टाइप ऑफ क्वांटिटी विच वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, ये तो डिफरेंस हुआ वेट और मास में। तो बेटा यहां हम लोग देख सकते हैं जो अर्थ का शेप होता है ये कैसा होता है, ये जियोइड होता है। ठीक है, अब जियोइड का मतलब क्या है, जियोइड का मतलब ये होता है कि यहां पे मान लेते हैं दिस इज रेडियस अक्रॉस पोल, पोल पे जो रेडियस है वो ये है, और इक्वेटर पे जो रेडियस है वो आर ई है। और हम लोग देख सकते हैं कहां पे रेडियस ज्यादा है। देखिए जियोइड का मतलब ही क्या होता है कि ये बल्ज होता है, मतलब साइड्स पे बल्ज होगा और इधर से थोड़ा पिचका हुआ होगा, चिपटा हुआ होगा। ठीक, अब हम लोग समझ सकते हैं कि जो रेडियस है इक्वेटर पे, इक्वेटर के अलाउंग जो अर्थ की रेडियस होती है वो ज्यादा होती है, और पोल के अलाउंग जो रेडियस होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो हम लोग बोल सकते हैं रेडियस ऑफ अर्थ अलोंग द इक्वेटर इज मोर देन द रेडियस ऑफ अर्थ अलोंग द पोल। पहली बात तो ये आपको समझनी है। और कल हम लोग ने एक जी का डेरिवेशन किया था। जी क्या होता है, स्मॉल जी। स्मॉल जी का मतलब होता है, देखिए स्मॉल जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। इसका डेरिवेशन हम लोग ने किस तरीके से किया था मैं एक बार फिर से बता देता हूं। देखिए यहां पे क्या है, यहां पे हमारे पास मान लीजिए एक बॉडी है। अब बॉडी क्या कर रही होती है, बॉडी अर्थ पे एक वेट लगा रही होती है, फोर्स लगा रही होती है वेट के बराबर, और वो किसके बराबर होता है, एम इंटू जी के बराबर होता है। यहाँ पे जो जी है वो है क्या, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, स्मॉल जी है। ठीक, अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जो mg है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन बोथ दीज बॉडीज। कौन कौन सी बॉडीज, तो ये पहली हमारा पर्सन हो गया और दूसरा हमारा अर्थ हो गया, क्योंकि एक्शन रिएक्शन लॉ फॉलो होगा। अगर इस पर्सन ने फोर्स लगाया नीचे की ओर तो अर्थ भी क्या करेगी, इस पे एक फोर्स लगाएगी ऊपर की ओर, और कितना फोर्स लगाएगी, तो वो जो फोर्स लगाएगी दैट विल बी इक्वल टू जी इंटू एम इंटू एम ई अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर क्या है, तो देखिए ये जो फॉर्मूला आता है ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आता है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए ये आर क्या है, आर इज द सेंटर डिस्टेंस। आर क्या होता है, आर इज सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द बॉडीज। बोथ द बॉडीज मतलब एक पर्सन और दूसरा अर्थ, बिटवीन बोथ द बॉडीज। तो दोनों के बीच की जो सेंटर डिस्टेंस है वो क्या होती है, आर होती है। लेकिन अगर आप इस केस में देखेंगे तो देखिए अर्थ बहुत बड़ा होता है, उसके कंपैरिजन में जो पर्सन होगा बहुत ही छोटा होगा। तो इसकी जो हाइट है, इसका जो रेडियस है उसको हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे। तो जो हमारा जो आर है दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। मतलब इस केस में जब आप देखेंगे ये आर ई मतलब रेडियस ऑफ अर्थ नहीं है, हम फिर बता दें। इस आर ई का मतलब क्या है, इस आर ई का मतलब है रेडियस अलोंग इक्वेटर, कैपिटल ई से हमने चलिए उसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब यहां पे जब आप देखेंगे अगर पर्सन सरफेस पे खड़ा हुआ है तो आप क्या समझ सकते हैं कि जो रेडियस है, ठीक है, जो सेंटर डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द बॉडी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, रेडियस ऑफ अर्थ। ये रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर अप्रोक्सीमेटली हो गया। ये एम और ये एम कट जाता था, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन रहा था स्मॉल जी का वो क्या बन रहा था, वो बन रहा था जी इंटू एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। दिस वॉज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। जहां पे आर ई क्या है, आर ई यहां पे दिखाई पड़ रहा है, इट इज रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है किसका, स्मॉल जी का। अब देखिए हमको जो फॉर्मूला पता चल गया ग्रेविटी एट द सरफेस का, ग्रेविटी किसी भी बॉडी की, मतलब अर्थ की जो ग्रेविटी है, अर्थ की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है सरफेस पे, उसका फॉर्मूला क्या है, कैपिटल जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ, पूरा जो अर्थ है उसका मास, अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। अब ये रेडियस ऑफ अर्थ आप देख सकते हैं, तो ये रेडियस ऑफ अर्थ हर जगह सेम नहीं रहती है। क्यों नहीं सेम रहती है, क्योंकि अर्थ परफेक्टली स्फेरिकल शेप का तो है नहीं, और क्योंकि रेडियस हर जगह सेम नहीं होगी अर्थ पे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जी की वैल्यू भी, जी एट द सरफेस, या कह सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ विल ऑल्सो नॉट रिमेन सेम एट ऑल द पॉइंट्स।
देखिए क्या है इसका मतलब। अगर मान लीजिए हम 2 पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, 2 पॉइंट कौन कौन से ले लेते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हो गया और ये हमारे पास सेकेंड पॉइंट हो गया। आपको पता है रेडियस एट फर्स्ट पॉइंट, आप देखिए ये जो रेडियस है या ये सेंटर डिस्टेंस की बात करी जाए तो ये जो सेंटर डिस्टेंस है फर्स्ट पॉइंट पे ये क्या है, ये कम है। और यहाँ पे जो सेंटर डिस्टेंस है दो बॉडी के बीच में, अगर मान लीजिए यहाँ कोई बॉडी होती, ठीक है, तो इस बॉडी के और इस बॉडी के बीच में सेंटर डिस्टेंस है वो अब ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ पोल। तो पोल पे रेडियस कम है और इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है। तो जब आप फॉर्मूला बनाएंगे, जैसे मान लीजिए आपने निकाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल, तो आपको क्या मिलेगा, आपको फॉर्मूला मिलेगा G इंटू एम ई अपॉन आरपी स्क्वायर, जहां आरपी क्या है, आरपी इज द रेडियस ऑफ अर्थ अलोंग दी पोल, ठीक है। तो पोल के अलोंग जो रेडियस ऑफ अर्थ है उसको हम लोग ने क्या माना, आरपी माना, ठीक। अब अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको इक्वेटर पे चाहिए, यहां पे चाहिए इस पॉइंट पे, तब क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तब आप फॉर्मूला लगाएंगे G इंटू एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। आपने क्या फॉर्मूला लगा दिया, आर ई स्क्वायर लगा। यहाँ पे आर ई का मतलब क्या है, आर ई का मतलब है रेडियस अलोंग दी इक्वेटर, ठीक। और आपको पता है G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ई स्क्वायर या आर स्क्वायर, देख सकते हैं आप लोग यहां से देखिए, G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब R की वैल्यू, मतलब सेंटर डिस्टेंस जितना कम होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर डिस्टेंस कहां पे कम है, तो इस केस में सेंटर डिस्टेंस कम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। यहां से एक चीज हमको मिल जाती है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां ज्यादा होती है और कहां पर कम होती है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लीजिए कोई दो पर्सन है, सेम पर्सन है, और एक बार वो यहां आके खड़ा हो गया पोल पे और एक बार वो खड़ा हो गया आके किस पे, इक्वेटर पे, तो कहां पे उसका वेट ज्यादा होगा, तो वेट उसका पोल पे ज्यादा होगा। मतलब जो उसका वेट अपीयर करेगा वेइंग मशीन पे, तो वो कहां पे अपीयर करेगा ज्यादा, तो पोल पे। क्यों, क्योंकि पोल पे जो ग्रेविटी है, पोल पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी क्या है, ज्यादा है, और इक्वेटर पे वेट क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू शेप, शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी करती है उसके बारे में ये पूरी कहानी आपको समझनी होती है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये दोनों फॉर्मूले लिखने हैं, फिर आपको ये समझना है कि रेडियस एट पोल इज लेस देन रेडियस एट इक्वेटर, ठीक है। तो उससे हम लोग को मिल जाएगा दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। तो देखिए यहां पे हमने दो केसेस लिए हैं। पहले केस में आप लोग देख सकते हैं जो बॉडी है, जो पर्सन है, ठीक है, जो पर्सन है वो कहां पे है, सरफेस ऑफ अर्थ पे है, मतलब अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है या बैठा हुआ है। दूसरे केस में जब पर्सन की बात करी गई है तो पर्सन अर्थ से, अर्थ के सरफेस से किस हाइट तक पहुंच गया, h हाइट तक पहुंच गया, लेकिन कहां से, अर्थ के सरफेस से। अब आपको जानना है कि कहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगा और किस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। अगर मान लीजिए हम लोग यहां पे बात करें, ठीक है, सरफेस पे बात करी जाए, सरफेस ऑफ अर्थ पे बात करी जाए, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है। और देखिए यहां से आपको एक और चीज पता चल रही है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है, ठीक है, जो अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है या किसी भी प्लैनेट की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो प्लैनेट की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड कर रही है। मास ऑफ अर्थ किसकी प्रॉपर्टी है, प्लैनेट की प्रॉपर्टी है। रेडियस ऑफ अर्थ किसकी प्रॉपर्टी है, प्लैनेट की प्रॉपर्टी है। मतलब ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये बॉडी पे कभी डिपेंड नहीं करती है, इसीलिए हर बॉडी के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, सेम होती है। ऐसा नहीं होगा कि हमारी बॉडी के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग है और सामने वाले की बॉडी के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पे डिपेंड कर रही है, अर्थ के प्रॉपर्टीज पे डिपेंड कर रही है, चाहे अर्थ का मास हो चाहे अर्थ का रेडियस हो, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां पे देखेंगे, इस केस में जो आप देखेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, इस पॉइंट पे अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको चाहिए, ठीक है, मतलब हाइट वाले पॉइंट पे अगर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, उसके लिए फॉर्मूला बनेगा G इंटू एम ई अपॉन, देखिए ये जो हम लोग अभी तक आर ई ले रहे थे, अब इस केस में वो आर ई नहीं होगा बिकॉज इट वॉज सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। अब सेंटर डिस्टेंस देखिए क्या हो गई, ये सेंटर डिस्टेंस हो गई ना, तो अगर आप पूरी डिस्टेंस आप निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगी, तो ये आपके पास आर ई है और ये आपके पास h है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास RE प्लस एच का होल स्क्वायर। दिस इज द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बोथ दिस बॉडी, ठीक है, बोथ दी बॉडीज, दोनों के बीच की सेंटर डिस्टेंस आ गई। अब देखिए, अब आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि यहां पे जब आप देखेंगे तो रेडियस कम है और यहां पे आप देखेंगे रेडियस क्या है, ज्यादा है। मतलब जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, कम है, सेंटर डिस्टेंस। अगर सेंटर डिस्टेंस ज्यादा है तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, बेसिक सी बात है बिल्कुल कि अगर सेंटर डिस्टेंस ज्यादा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जानी है, कम हो जानी है। तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट की। यहाँ पे देखिए हम लोग बहुत आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। अब देखिए हमने पूरा इसको कर दिया है। देखिए इसमें क्या था, हमने यहाँ पे सरफेस पे हाइट देखी तो सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या थी, GME अपॉन RE स्क्वायर थी। हाइट पे जब आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखेंगे तो GME अपॉन RE प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए आप लोग यहां से समझ सकते हैं कि जितनी ज्यादा सेंटर डिस्टेंस होगी, दो बॉडीज के बीच में सेंटर डिस्टेंस जितनी ज्यादा होती है उतनी ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है। इसका मतलब आप जितनी हाइट बढ़ाते जाएंगे वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस हाइट पे उतनी ही कम होती चली जाएगी। तो मतलब अगर आप सरफेस पे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है, अगर आप हाइट पे जाते जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसी तरीके से कम होती जाएगी। अब देखिए दोनों को हम लोग इक्वेट करके एक चीज समझ सकते हैं। देखिए दोनों हम लोग ने लिया और दोनों को डिवाइड कर दिया। ऊपर क्या रखा, GH रखा, GH मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, और उसके नीचे डिनोमिनेटर में क्या रखा, GS रखा, GS मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस। जब दोनों को डिवाइड किया गया तो देखिए क्या मिला, हमको मिला GME अपॉन RE प्लस एच का होल स्क्वायर, और दूसरे में क्या मिला, डिवाइड बाय इससे डिवाइड बाय कर दिया, GME अपॉन ये हो जाएगा RE स्क्वायर। अब देखिए मल्टीप्लाई, जब डिवाइड है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा सेकंड वाले टर्म का। रेसिप्रोकल कर दिया तो क्या मिल गया, GME अपॉन RE प्लस एच का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय RE स्क्वायर अपॉन GME। ये GME और ये GME देखिए कट गया। फिर हमको क्या मिला, हम लोग कह सकते हैं GH अपॉन GS की जो वैल्यू मिल रही है, तो GH अपॉन GS की जो वैल्यू मिली वो मिली RE अपॉन RE प्लस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर था, यहाँ पे भी स्क्वायर था, तो होल अपॉन होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए इस GS को आप उधर की ओर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, हमारे पास GH का फॉर्मूला आ गया, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h का फॉर्मूला आ गया, और वो क्या आ गया, GS मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस मल्टीप्लाइड बाय RE अपॉन RE प्लस एच का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लोग बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी हाइट दी गई है, अगर मान लीजिए आपको कहा गया कि एक बॉडी है जिसको रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर की हाइट तक भेज दिया गया और आपको बताना है, बताइए वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी उस हाइट पे, तो आप आसानी से बता सकते हैं। देखिए कैसे बताएंगे, बहुत सिंपल है। अगर मान लीजिए इस फॉर्मूले को आप लोग ने याद कर लिया या इस फॉर्मूले को आप लोग ने समझ लिया, तो देखिए कैसे आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है GH इज इक्वल टू GS, GS मीन्स ग्रेविटी और वी कैन से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ मल्टीप्लाइड बाय RE अपॉन RE प्लस एच का होल स्क्वायर, RE प्लस एच, अब एच क्या रखना है, रेडियस ऑफ अर्थ रखना है, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, GS इंटू ये हो जाएगा RE अपॉन 2RE का होल स्क्वायर। ये RE कट गया, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, इसका मतलब GS अपॉन 4। तो GH की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, GS अपॉन 4 आ गई। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि हाइट के साथ कैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करती है। तो ये जो क्वेश्चन हुआ ये कैसा क्वेश्चन हुआ, इसमें देखिए हमने क्या पूछा, हमने पूछा था व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। मतलब अगर ऐसी हाइट तक पहुंच जाएं जो हाइट रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर की है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर हाइट तक अगर हम लोग जाते हैं तो जो हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पॉइंट पे मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, सरफेस की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के 1/4 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 9.81 अपॉन 4, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट कहां की बात करी गई है, वेरिएशन विद हाइट की बात करी गई है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग वेरिएशन विद डेप्थ की बात करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, अगले लेक्चर पे एक और नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।